हेलो दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, लक्ष्य 360 डिग्री क्लासेज आज आप सभी के लिए शुरू करने जा रहा है जो है गणित के क्लासेज, जिसमें आपको जो है ये गणित के क्लासेज जो रहेंगे वो किन किन परीक्षाओं को कवर करेंगे, ये सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर जो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और जो है एक लाइक कर दें। और इसके बाद में हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस समय जो है रेलवे की कुछ वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं, और जिसमें सबसे पहले रेलवे में लोको पायलट की वैकेंसी आई है, जिसको RRB ALP कहते हैं। तो लोको पायलट की वैकेंसी में दोस्तों, उसका जो आवेदन का लास्ट डेट था, यानी अंतिम तिथि थी, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो तैयारी तो हमें करना ही है। तो दोस्तों जो है, इसके बाद में फिर लोको पायलट के बाद रेलवे में टेक्नीशियन की वैकेंसी आई, ग्रेड जो है 3rd और ग्रेड 1st की। लगभग 9,000 से ज़्यादा पद है उसमें। लोको पायलट में तो खैर 5600 लगभग पद थे। और इसके बाद में जो रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है, ये जो है 9 मार्च से इसका आवेदन शुरू हो चुका है। और आप लोग अगर जो अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हुए हैं तो आप जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन कर लें और इसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि रेलवे टेक्नीशियन में जो है केवल एक ही परीक्षा होने वाली है। एक ही CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा एक ही होगी, 100 नंबर का होगा, जिसमें गणित, रीजनिंग और जो है सामान्य विज्ञान और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसके साथ साथ जो है GK GS भी पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो रेलवे ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी आपकी निकल चुकी है, उस जिसमें टेक्नीशियन का जो है आवेदन अभी हो रहा है, शुरू हुआ है 9 मार्च से, ये 8 अप्रैल तक चलता रहेगा। और लोको पायलट की तो वैकेंसी निकली हुई थी, उसका लास्ट डेट ख़त्म हो गया, आपको पहले ही बता दिए हम। इसके बाद में दोस्तों, यह जो गणित का क्लास रहेगा, ये आपका रेलवे के अन्य वैकेंसियाँ, जिसमें RPF का निकला हुआ है वैकेंसी, ठीक है ना, ये भी निकल चुका है जो है RPF का, रेलवे पुलिस फोर्स का, रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स जिसको कहते हैं। और ग्रुप D की भी वैकेंसी भविष्य में आएगी, तो उसके लिए भी ये जो गणित का क्लास हमारा रहेगा, ये आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसके बाद में यूपी पुलिस की वैकेंसी 2024 में जो आई थी, तो उसकी परीक्षा हो रही थी, जिसमें पेपर लीक हो गया था, जिसके कारण उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। तो इसके बाद में अब 6 महीने के अंदर जो है उत्तर प्रदेश सरकार उस भर्ती परीक्षा को दोबारा कराने के लिए आश्वासन देकर परीक्षा को निरस्त किया गया है। तो जो है उसके लिए भी यह आपका गणित का क्लास बहुत ही लाभदायक होगा। और यूपी पुलिस में SI की वैकेंसी भी आने वाली ही है, उसमें भी फ़ायदा करेगा आपको। इसके साथ साथ सबसे अच्छा जो इसमें रहेगा, तो इसमें जो वैकेंसी समय चल रही है, उसमें आपका रेलवे ALP टेक्नीशियन है, और इसके बाद में यूपी पुलिस है। इसके बाद में दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक, JEE CUP, इसका मतलब हुआ उत्तर प्रदेश के जो भी स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, तो उनमें जो है पॉलिटेक्निक का जो एडमिशन का प्रोसेस है, उसमें पहले तो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, यानी प्रवेश परीक्षा होता है। तो उसका फॉर्म तो बहुत पहले आया हुआ था, जनवरी में ही लगभग। उसका जो है फॉर्म अप्लाई करने का डेट भी ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर से रीओपन कर दिया गया है, जो कि 5 मई तक जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स जो है यूपी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, वो जो है आवेदन अभी 5 मई तक आप कर सकते हैं, और 5 मई के बाद ही परीक्षा होगी। तो इसलिए जो है आप सभी पॉलिटेक्निक जो भी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, वो पॉलिटेक्निक में अपना आवेदन कर दें और जो है तैयारी में लग जाएं। उसमें भी 50 जो है प्रतिशत जो है गणित ही पूछा जाता है। इसके बाद में हाई स्कूल लेवल का, जैसे उसमें क्या है, ग्रुप वाइज है, जैसे कई ग्रुप है, तो उसमें A ग्रुप के लिए हम जो है ये जो गणित पढ़ाएंगे A ग्रुप के लिए बहुत लाभदायक होगा। तो ग्रुप A में जो है
50% गणित पूछा जाता है और 50% में विज्ञान होता है, जिसमें आपका फिजिक्स रहता है और केमिस्ट्री रहता है, ठीक है ना। तो आपका जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसके अलावा आपको अदर गवर्नमेंट जॉब्स जो भी जो है उत्तर प्रदेश या गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियाँ आएंगी, उसमें भी ये क्लास मैथ का आपका काम में आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आज हम जो है सबसे पहला टॉपिक लिए हैं, ये टॉपिक हर परीक्षाओं में रहता है। तो सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसको कहते हैं हिंदी में संख्या पद्धति, ठीक है ना। तो हम लोग आज सबसे पहले क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे क्या होता है। इसके साथ साथ हम बहुत ही नंबर सिस्टम के अंतर्गत आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नोट किए हुए हैं, तो इन टॉपिक के बारे में भी जानेंगे, ठीक है ना। तो खूब ध्यान से आप लोग देखेंगे और वीडियो में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है यह वीडियो दोस्तों, तो जो है आप ध्यान से देखें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा, डिजिट। डिजिट यानी कि आपको समझ लीजिए एकदम जीरो से सिखाने वाले हैं हम। आप एकदम जीरो से सीखेंगे, यानी कि आपको कुछ भी नहीं आता है लगभग, तो जो है आप शून्य से सीख कर आगे बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए डिजिट यानी अंक किसे कहते हैं। तो दोस्तों अंक संख्याओं को जिन संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, बनाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, अंक। और अंक दोस्तों यहाँ मुख्य रूप से कुल अंक कितने हैं, 10, जिसमें सबसे पहला अंक क्या है, शून्य है, इसके बाद 1 है, फिर 2 है, फिर क्या है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये है अंक, डिजिट, ठीक है ना। इन्हीं अंकों के द्वारा सभी संख्याएं बनाई जाती हैं। नंबर सिस्टम पूरा इन्हीं अंकों पर बना हुआ है। अब इन अंकों के द्वारा जैसे ये तो 1 डिजिट में सभी अंक हो गए, 2 डिजिट यानी 2 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या, ऐसे बहुत सारी संख्याएं बनाई जाती हैं और इन्हीं में से फिर जो है इन सभी संख्याओं को बनाया जाता है, ठीक है ना। तो डिजिट आपके मुख्य रूप से 10 होते हैं, इन्हीं के द्वारा सभी संख्याएं बनाई जाती हैं, ठीक है ना। संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग कर संकेतांकों का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, ठीक, डिजिट कहते हैं। अब आता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, तो दोस्तों जिन संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं की गिनती करने के लिए करते हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती हैं, ठीक है ना। यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। कोई भी चीज़ जहाँ से शुरुआत हो वो सबसे छोटी होती है, ठीक है ना, और जहाँ अंत हो सबसे बड़ी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और ये जो है असंख्य संख्याएं होती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या असंख्य होती है, यानी जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अभी तक परिभाषित नहीं हुई है, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं आपको बताए कि जो संख्याएं वस्तुओं की गिनती करने में प्रयोग की जाती हैं उनको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना, 9 और 10। इसके बाद दोस्तों और ऐसे ये आपका अनंत तक चलता रहेगा। असंख्य प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, इसमें कोई जो है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, ठीक है ना। और प्राकृतिक संख्याओं को जो है दोस्तों कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है, यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह को कैपिटल एन से क्या किया जाता है, कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। कैपिटल एन, देखिए यहाँ जो कैपिटल एन है इसका पहला लेटर यही समझ लीजिए, कैपिटल एन से इसको प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल एन से, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं, इसको यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये अनंत तक ऐसे
रहेगा। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याओं को कैपिटल एन से व्यक्त करते हैं। ठीक, इसके बाद में पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स जिनको कहते हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं आप देख रहे हैं एक से शुरू होकर ये जो है असंख्य तक जाती हैं। ठीक है ना, अपरिमित रूप से असंख्य प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब इसमें आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? तो दोस्तों आपको यहाँ जो है कहीं जीरो नजर नहीं आ रहा। अगर जीरो नजर भी आएगा तो किसी संख्या के साथ आएगा, अकेला नहीं आएगा। तो जब हम जीरो यानी शून्य, जब हम शून्य को, ठीक है ना, शून्य को प्राकृतिक संख्याओं में ऐड कर लेते हैं तो जो संख्याओं का एक समूह हमें प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं। तो यानी कि पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होंगी? शून्य से। एक से छोटी संख्या क्या है? शून्य है। तो शून्य से जो है ये शुरू होती है। और एक चीज और बता दें, जो है पूर्ण संख्याओं को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है ना, बराबर, यानी पूर्ण संख्याओं के समूह को यानी समुच्चय को कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित किया जाता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये भी ऐसे दोस्तों अनंत तक, यानी असंख्य पूर्ण संख्याएं होती हैं। इनमें भी पूर्ण संख्याओं में भी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है ना, यानी असंख्य होती है, अनंत कह सकते हैं। तो जो है इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक, इसके बाद आता है दोस्तों पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है ना, पूर्णांक किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूर्णांक क्या होता है? जितनी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या फिर जितनी पूर्ण संख्याएं होती हैं ये पूर्णांक में होते हैं, प्लस ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, तो कुछ ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं क्योंकि बिना ऋणात्मक संख्याओं से जो है नंबर सिस्टम कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो जो है नंबर सिस्टम में एक टॉपिक पूर्णांक आता है। तो पूर्णांक कहाँ से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है? तो हम बताए आपको, ये सभी पूर्ण संख्याएं प्लस इन्हीं के विपरीत की संख्याएं जो होती हैं ऋणात्मक संख्याएं, उन सभी के समूह को क्या कहते हैं? होल नंबर, ये इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ से शुरू होती हैं, ये देखिए 0 से दाएं तरफ जो है एक, यानी कि इधर जो है एक, इधर धनात्मक, दाएं तरफ धनात्मक पूर्णांक 2, 3, 4, 5, 6 और जो है यहाँ 7। इसके बाद दोस्तों अब इधर हम लोग लिख लेंगे प्लस अनंत तक, यानी इधर धनात्मक सभी पूर्णांक होते हैं और बाएं तरफ जो है 0 के इधर ऋणात्मक होते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ये जो है अनंत यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना, और इसके बाद में ये माइनस अनंत होता है इधर, उधर प्लस अनंत होता है। ठीक है ना, तो जो है यहाँ हो जाएगा यहाँ डॉट डॉट डॉट, ठीक, और उसके बाद में -4, -3, -2 और -1। ठीक, तो ये जो है सब पूर्णांक है। यहाँ से लेकर 0 के बाएं तरफ जो संख्याएं हैं इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं पूर्णांक के जो है कुल 3 भाग होते हैं, जिसमें ये जो है 0 के बाएं तरफ जो पूर्णांक होते हैं उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। 0 के दाएं तरफ जो पूर्णांक होते हैं उन्हें धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। और 0 को ना तो धनात्मक पूर्णांक कहते हैं ना तो ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे आप विज्ञान में जो है पढ़े होंगे एक टॉपिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर एक ऋण आवेश होता है और जो है प्रोटॉन पे एक धन आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इसी तरह से इसमें कोई चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है 0 पर। ठीक है ना, तो इन्हें जो है इन सभी समूहों को क्या कहते हैं? जो है पूर्णांक कहते हैं। ठीक है ना, अब इसमें जो है पूर्णांक को देखिए, पूर्णांक को कैपिटल Z से प्रकट किया जाता है। पूर्णांक को कैपिटल Z से प्रकट किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसके बाद में अब आता है आपका सम संख्याएं किसे कहते हैं। ठीक है ना, सम संख्याएं, इवन नंबर्स। ठीक, तो सम संख्याएं वे संख्याएं हैं
जिनमें 2 से पूरी पूरी भाग चला जाता है, ठीक है ना। यानी जिन संख्याओं में 2 से हम भाग देंगे और शेषफल हमारा 0 प्राप्त होगा, वे सभी संख्याएं जो है सम संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है ना। तो जो है सम संख्याएं शुरू कहाँ से होती हैं दोस्तों, तो ये सम संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, 2, ठीक है ना, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। इसके बाद में ये भी जो है असंख्य होती हैं, इसलिए हमें इसको बहुत आगे तक लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ लीजिए ये भी असंख्य होती हैं, ठीक है ना। और जो है सम संख्या 2 से शुरू होती है, यानी जितनी संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं वह सभी संख्याएं क्या हैं, जो है सम संख्याएं हैं, ठीक है ना। तो सम संख्या 2 से शुरू होती है, यानी सबसे छोटी सम संख्या 2 है, ठीक। ये आप सब नोट कर सकते हैं, अभी ध्यान से देखते रहें। इसके बाद में आती हैं उन्हें भाज्य संख्याएं अर्थात कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। और कंपोजिट नंबर दोस्तों ये 4 से शुरू होती हैं, कहाँ से, 4, ठीक है ना, 6, 8, इसके बाद में क्या है 9, इसके बाद क्या है 10, इसके बाद में ऐसे आपको बहुत सारी संख्याएं यहाँ भी कंपोजिट नंबर मिलेंगी, ठीक है ना। तो जो है कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या क्या है, 4 है, ठीक है ना। क्योंकि जो है आपका एक जो है एक जो ना जो है भाज्य है ना अभाज्य है, इसके बाद 2 आपका अभाज्य में आ जाता है, इसके बाद 3 भी अभाज्य में आ जाता है, तो 4 से आपका भाज्य संख्याएं शुरू हो जाती हैं, ठीक है ना। सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है, 4 है, ठीक। ये भी अनंत तक ऐसे चलता रहेगा। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। अभाज्य संख्या जिसको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो अभाज्य संख्याएं कौन संख्याएं हैं, तो वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हों, ठीक है ना, और किसी संख्या से विभाजित, किसी अंक से विभाजित ना हो, उन्हें कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स जो है कहाँ से शुरू होती हैं, ये शुरू होता है प्राइम नंबर्स 2 से, कहाँ से, 2, 4, इसके नहीं गलत हो रहा, 2 के बाद क्या होगा 3, ठीक है ना, 2, 3, 5, 7, इसके बाद 11, 13, 17। अगला पॉइंट क्या है, सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। तो जो है इस प्रकार की संख्याओं की परिभाषा क्या होगी, सहभाज्य संख्या, तो दोस्तों ये युग्म में पाई जाती हैं अक्सर। तो ऐसी 2 संख्याएं, ठीक है ना, ऐसी 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, ठीक है ना। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, इस प्रकार की सभी संख्या युग्म जो है क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे आपका हो जाएगा 4, 7, 2, 3 भी ले सकते हैं, 3, 8, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है बहुत सारी जो है सहअभाज्य संख्याओं का युग्म हमें मिलेगा जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, यानी जिसको एचसीएफ कह सकते हैं। तो ऐसी 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, तो वे सभी युग्म क्या कहलाएंगे, जो है सहअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर आता है क्या, परिमेय संख्याएं, ठीक है ना। ये अगला हेडिंग है परिमेय संख्याएं, यानी कि जो है रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं, तो जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके, कह सकते हैं, लिखा जा सके या व्यक्त किया जा सके, लिखा जा सके, यानी जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें परिमेय क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं
कहते हैं, ठीक है ना, जहां q इज नॉट इक्वल 0 होता है दोस्तों। जहां पर अब देखिए कोई भी परिमेय संख्या जो होता है उसके जो है दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक को अंश कहते हैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को हर कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हर शून्य नहीं हो सकता है, अंश शून्य भी हो सकता है। तो जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका हो गया 3 बटा क्या 4 परिमेय संख्या है, 0 बटा 2, 0 बटा 1, 0 बटा कुछ भी लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है। और 22 बटा 7 परिमेय संख्या है, 7 बटा 4 परिमेय संख्या है। ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। इस तरह से आपको बहुत सारी परिमेय संख्याएं मिलेंगी, ठीक है ना, बहुत सारी परिमेय संख्याएं। फिर क्या आता है, अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याओं का विलोम क्या होता है दोस्तों, परिमेय संख्याओं का विलोम ही अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। यानी कि जो है जिन संख्याओं को हम p बटा q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि आपका है करड़ी 2, करड़ी 3, यानी √2, √3, √5, ठीक। और जैसे पाई है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। इसके बाद में आपका √7 हो गया, ये आदि, मतलब ऐसे बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी। या और थोड़ा सा आपको इस टाइप का बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी गई है 1 3 1 1 3 1 1, फिर 3, फिर जो है 1 1 1, फिर जो है यहाँ डॉट डॉट, ठीक है ना, ऐसे जो है अनंत तक, ठीक है ना। तो इस तरह की भी संख्याएं क्या कहलाती हैं दोस्तों, ये भी अनंत तक पाई जाती हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं भी अनंत होती हैं, ठीक है ना। तो जो है इस तरह की संख्याओं को जिनको हम p बटा q के रूप में ना लिख सकें उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक। अब आता है वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, रियल नंबर्स जिसको कहते हैं। अपरिमेय संख्या को तो इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, रियल नंबर्स। तो दोस्तों रियल नंबर्स जो होती हैं, यही जो आप पढ़े परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन्हीं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। यानी परिमेय संख्याएं और प्लस अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, जो है रियल नंबर्स कहलाती हैं। जैसे ये भी, ये जो है 3 बटा 4 क्या है, परिमेय है। 5 बटा, तो दोस्तों इस टॉपिक के अंतर्गत अभी जो है 3 पॉइंट और देखेंगे और इसके बाद में हम लोग और बातें इस अध्याय के अंतर्गत, यानी इस जो है नंबर सिस्टम के अंतर्गत और चीज़ें भी जानेंगे। तो इसमें सब एक टॉपिक नोट किए हैं हम, क्रमागत पूर्णांक। जैसे पूर्णांक तो आप पढ़े कि जो है 0 से लेकर अनंत तक और सभी ऋणात्मक संख्याओं को जब एक साथ जो है लिख लिया जाता है तो जो एक समूह प्राप्त होता है वो पूर्णांक होते हैं। अब क्रमागत पूर्णांक, जैसे कभी पूछ लिया जाए प्रश्न में कि जो है 3 क्रमागत पूर्णांक बताएं, ठीक है ना, या कोई संख्या दे दिया जाए और कोई पूर्णांक दे दिया जाए और कहा जाए कि इसके बाद 3 और क्रमागत पूर्णांक बताएं, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो क्रमागत पूर्णांक जो है दोस्तों क्या होते हैं, जैसे धनात्मक पूर्णांकों में हम देखें तो +1 के बाद +2 के बाद +3 के बाद +4, यानी एक एक बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर जो कोई पूर्णांक आपको पूछा गया, कहा गया कि इस पूर्णांक के बाद, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई पूर्णांक आपको x दे दिया गया, ठीक। अब कहा जा रहा है कि x के बाद अगला जो है 3 पूर्णांक बताएं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, +1 यानी कि एक बढ़ता जाता है धनात्मक वाले में, तो आप क्या करेंगे, जो है x + 1, इसके बाद पहला हो जाएगा, फिर x + और 1 करेंगे, इसमें +1 तो +2 हो जाएगा, फिर अगला क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, इसमें जब और +1 करेंगे, ठीक है ना। तो जो है इस तरह से इसके बाद जो है 3
क्रमागत पूर्णांक इस तरह हो जाएंगे। यानी क्रमागत पूर्णांक जब भी जो हमें ज्ञात करना रहेगा तो जो पूर्णांक दिया रहेगा उसमें जितना मतलब निकालना है उतनी बार 1 1 जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, तो सम संख्या तो आपको पहले ही बता दिया गया कि जो संख्याएं 2 से पूरी पूरी विभाजित हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। सम संख्याएं 2 से शुरू होती हैं, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 10 आता है, और इनमें अंतर कितने का होता है, 2 2 का अंतर, यानी 2 2 सभी बढ़ती चली जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर जो कोई सम संख्या x है तो इसकी अगली सम संख्या x प्लस क्या होगी, 2 होगी। फिर इसकी अगली जो है सम संख्या क्या होगी, तो +2, और इसमें बढ़ाएंगे तो +4 यहाँ हो जाएगा। फिर इसकी अगली सम संख्या क्या होगी, तो इसमें +2 और करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इस तरह से जो है आपका यह भी अगला बढ़ता हुआ क्रम से आता रहेगा और यह भी आपका जो है आता रहेगा। इसके बाद अगर जो पूछा जाए क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है ना, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ये सब विषम संख्याएं हैं। यह भी 2 2 के अंतर पर रहती हैं। अर्थात जो है अगर जो कोई विषम संख्या कितनी है, x है, तो अगली विषम संख्या x प्लस क्या होगा, 2। फिर अगली विषम संख्या x प्लस फिर 2 और जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, x प्लस 4, फिर x प्लस 6, ठीक है ना। इस तरह से जो है अगर जो कोई विषम संख्या पहले से दी गई है और उसके बाद की 3 क्रमागत विषम संख्या पूछा जा रहा है या जो है 4 पूछा जा रहा है, तो उसमें आप जो है प्लस, इसमें +2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे तो ये अगला ये प्राप्त होगा, इसमें 2 जोड़ेंगे अगला प्राप्त होगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे अगला प्राप्त होगा। इस तरह से जितनी जो है क्रमागत विषम संख्याएं पूछी जाएंगी सब आप ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ हम लोग अब ये जानेंगे कि नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और पूछे जा सकने वाले प्रश्नों के प्रकार, ठीक है ना। यानी कि जो है संख्या पद्धति जो टॉपिक है इस पर किस तरह के प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है इसमें कुल 14 टॉपिक हैं, यानी 14 तरह के नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति जो टॉपिक है इस पर कुल 14 तरह के प्रश्न अभी तक पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पहला जो टॉपिक है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। दूसरा टॉपिक है दोस्तों संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों और जो है एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तीसरा टॉपिक है योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इसके बाद चौथा जो प्रकार है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। उसके बाद गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न 5वां टॉपिक है इसमें, यानी 5वां तरह का 5वां प्रकार है। 6वां प्रकार है भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। और उसके बाद में आपका 7वां जो है टाइप है आपका यानी प्रकार है भाज्यता पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। इसके बाद जो है 8वां टाइप है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। इसके बाद में जो है आपका 9वां है अंकों पर आधारित प्रश्न। 10वां है आपका गुना पर आधारित प्रश्न, जैसे पूछ लिया जाएगा कि इतना गुना ज्ञात कीजिए, इतना गुना हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद 11वां जो टाइप है आपका वो जानवरों पर आधारित प्रश्न है। 12वां है गुणा भाग एवं जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है। इसके बाद में फिर जो है आपका 14वां जो प्रकार होगा वो विविध होगा। विविध मतलब होता है इसके अलावा या ये सब मिलाकर जो है, ठीक है ना। तो दोस्तों जो है आज के क्लास में जो है बस इतना ही, और फिर अगले जो है क्लास में हम लोग जो है जो ये प्रश्नों के प्रकार में पहला प्रकार आप देखे हैं और दूसरा तीसरा चौथा बारी बारी से हम लोग सभी प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे जो है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा और सभी चीज़ें जितना हम आज आपको इस क्लास में बताएं पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि
अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जो भी लोड किया जाएगा वीडियो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, जिससे कि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे और आप सभी वीडियो देखकर कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।